नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने पूर्वी बघेलखंड पठार के कुछ उप विभागों के बारे में देखा था, जैसे कि सोहागपुर बेसिन, कन्हार बेसिन, रिहंदिया सिंगरौली बेसिन और चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ। आगे हम अन्य देखते हैं, जिसमें पहला है सरगुजा बेसिन या मध्यवर्ती उच्च मैदान। सरगुजा बेसिन या मध्यवर्ती उच्च मैदान, ठीक। अब ये क्या है, इसमें मध्यवर्ती उच्च मैदान में ये पूर्वी बघेलखंड के पठार की बात कर रहे हैं। जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है उसका मध्यवर्ती उच्च मैदान है, ठीक है। इसकी स्थिति क्या है ये देखते हैं। तो पूर्वी बघेलखंड पठार के दक्षिण भाग एवं दक्षिण पूर्व में स्थित एक खुला भूभाग है, ठीक है। बघेलखंड के पठार के दक्षिण भाग एवं दक्षिण पूर्व में स्थित खुला भूभाग है। इसके दक्षिण पूर्व में पाट प्रदेश है, जैसे कि मैन पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, जसपुर पाट। इसके दक्षिण पश्चिम में हसदेव रामपुर बेसिन जुड़ा हुआ है और दक्षिण पश्चिम भाग में तोंगलेवा, दूला पहाड़ और पतर्रा हिल है, ठीक है। इसके उत्तर में चिरवेन और हराई की भी पहाड़ी है। इससे उत्तर में चिरवेन और हराई की पहाड़ी है, ये याद रखना, चिरवेन और हराई की पहाड़ी, ये आगे आएगा अभी। फिर नदियाँ जब हम देखते हैं, नदियाँ, तो इसके उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियां हैं, एक रेहर और गुंगाटा। रेहर और गुंगाटा ये आपको याद रखना है। इसके मध्य से रेहर और गुंगाटा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो रेहर और गुंगाटा नदी ये आपके सरगुजा बेसिन में आते हैं, ये याद रखना है। फिर नदियों के कटाव के कारण इस क्षेत्र में कटी हुई पहाड़ियाँ, घाटियाँ और स्पर मिलते हैं। तो नदियों के कटाव के कारण इस क्षेत्र में भी पहाड़ियाँ और घाटियाँ मिलती हैं, पहाड़ियाँ और घाटियाँ, ठीक है। फिर दिशा कैसी है, तो उत्तर मध्य क्षेत्र, दिशा उत्तर मध्य क्षेत्र में स्थित है ये, जो सरगुजा रामपुर बेसिन है आपकी। फिर आगे देखते हैं कि इसका विस्तार कौन से क्षेत्र में, तो अंबिकापुर क्षेत्र में है, सूरजपुर के दक्षिणी क्षेत्र में है, दक्षिणी प्रतापपुर क्षेत्र जो कि सूरजपुर जिले में ही आता है, और पश्चिमी सीतापुर क्षेत्र, इसमें आपका ये सरगुजा बेसिन या मध्यवर्ती उच्च मैदान फैला हुआ है, ठीक है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, तो 400 से 500 मीटर है इसकी औसतन ऊंचाई। और इसमें देवगढ़, मैनपाट और छुड़ी की पहाड़ियों के मध्य में ये बेसिन निर्मित हुआ है। हमने जब जसपुर सामरी पाट पढ़ रहा था तब देखा था मैनपाट क्षेत्र। अभी जब ये हम पूर्वी बघेलखंड का पठार पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने देखा देवगढ़ और छुड़ी की पहाड़ियाँ। तो इनके बीच में जो है वो ये मध्यवर्ती उच्च मैदान स्थित है, जो कि रिहंद बेसिन से निर्मित हुआ है। रिहंद आपकी सरगुजा की जीवन रेखा नदी के रूप में भी जानी जाती है, तो उसी से इस मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। फिर इसमें कौन से सेल समूह पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से गोंडवाना सेल समूह। मैंने बताया जितने भी आपके बघेलखंड के पठारी क्षेत्र हैं उसमें आपका गोंडवाना सेल समूह ही पाया जाएगा और खनिज के नाम पर कोयला पाया जाएगा, ठीक। विशेष क्या है इसमें, तो इस बेसिन पर रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी, इसे हम आगे पढ़ेंगे भी। रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है। ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है उसमें विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है, ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला। फिर इसमें एक ध्यान देने वाले विशेष बात है कि ये जो छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में सतपुड़ा उच्च श्रेणी वाले पठार है। ये जो पठार हैं वो कैसे हैं कि सतपुड़ा उच्च श्रेणी वाले पठार, मतलब सतपुड़ा जो पर्वत है उसी से संलग्न या उसी के जैसे पठारी क्षेत्र हैं। ये तो सतपुड़ा तो पहाड़ी क्षेत्र होता है, लेकिन ये जो पठार क्षेत्र हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो ये बताया गया छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में मुख्यतः सतपुड़ा उच्च श्रेणी वाले पठार हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये था आपका सरगुजा बेसिन, इसे हमने देखा। मुख्य रूप में इसमें यही बातें यहाँ ध्यान रखनी कि ये
जो बघेलखंड के पठार का उच्च मैदान है बघेलखंड के पठार का, और 3 ओर से देखा जाए तो देवगढ़ की पहाड़ी, मैनपड़ और छुरी के बीच में ये रिहंद नदी से निर्मित हुआ है ये। ठीक, गोंडवाना सेल समूह तो ये है ही है, और खनिज इसमें कोयला पाया जाता है। ठीक, रामगढ़ की पहाड़ी में इसमें विशेष है, तो ये सब आपको याद रखना। और दूसरे इसके साथ ही चिरवेन और हराई की पहाड़ी याद रखना। चिरवेन और हराई की पहाड़ी ये भी मुख्य है, और नदी में आप रेहर और गुंगाटा नदी को ध्यान में रखेंगे। तो ये था आपका सरगुजा बेसिन। ये स्थिति देख लेते हैं, इसी की बात करते हैं हम। चिरवेन और हराई की पहाड़ी भी है, देवगढ़ की पहाड़ी इसके उत्तर में है। फिर जो पाट प्रदेश है वो आपके दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आपके हसदेव रामपुर बेसिन है, और जो छुरी हिल्स हैं वो आपके दक्षिणी साइड में है। ये देखिए, ठीक, एक बार इसे पॉज करके अच्छे से रीड कर लीजिएगा, या फिर आप अपने से हैंड रिटन डायग्राम भी बना सकते हैं ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। ठीक, फिर अगला देखते हैं हम हसदेव रामपुर बेसिन। हसदेव रामपुर बेसिन, जिसे हसदेव रामपुर बेसिन या हसदेव रामपुर बेसिन कहा जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि राज्य के कौन से क्षेत्र में है, तो राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। पूर्वी बघेलखंड का पठार उत्तरी क्षेत्र में आता है। ठीक है, राज्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो। और अब उसमें जो इसका एक भाग है हसदेव रामपुर बेसिन, वो आपके उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में आता है, उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक, ये ध्यान देना है। इसका विस्तार कहाँ है इस हसदेव रामपुर बेसिन का, तो सरगुजा से बिलासपुर तक है। सरगुजा से बिलासपुर तक इसका फैलाव है, विस्तार है। इसकी स्थिति कैसी है, तो ये है उत्तर में देवगढ़ की पहाड़ी, इसके उत्तर में देवगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। उत्तर पूर्व में सरगुजा बेसिन, दक्षिण पूर्व में कोरबा बेसिन एवं छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, और दक्षिण पश्चिम में पेंड्रा लोरमी पठार है। जैसे कि इस नक्शे में हम देखते हैं कि ये जो हसदेव रामपुर बेसिन है, इसके उत्तर में देवगढ़ की पहाड़ी स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में आपके सरगुजा बेसिन स्थित है। फिर इसके दक्षिण पूर्व में उदयपुर की पहाड़ियाँ और कोरबा बेसिन, साथ में उदयपुर की पहाड़ियाँ और कोरबा बेसिन दोनों आपके उत्तर दक्षिण पूर्व की दिशा में है। और जो दक्षिण पश्चिम दिशा में है उधर आपका पेंड्रा लोरमी का पठार पड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, फिर आगे देखते हैं हम कि जो इसमें खनिज की प्राप्ति होती है वो कोयला खनिज होती है। ये कॉमन है सब जगह। औसत ऊंचाई इसकी कितनी, तो 450 मीटर, लगभग सब जगह यही आंकड़ा आ रहा है, तो आपको ये भी ध्यान में रह जाएगा। 450 मीटर, 500 मीटर, इसी प्रकार की ही ऊंचाई यहाँ औसतन ऊंचाई देखने को मिलती है। ठीक है, केवल आपका जो चांगबकार देवगढ़ क्षेत्र है उसमें आपकी ऊंचाई 1000 मीटर के आसपास देखने को मिलेगी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर ढाल देखेंगे तो इसकी ढाल किस ओर है, तो इसकी ढाल है दक्षिण की ओर। हसदेव रामपुर जो बेसिन है उसकी ढाल दक्षिण की ओर है, इसलिए इसकी जो सारी नदियाँ वो महानदी में आकर मिलती है। स्वयं हसदेव नदी जो है महानदी में आकर मिलती है। अब देखते हैं इसमें निर्माण कार्य, तो हसदेव एवं उनकी सहायक छोटी जलधाराओं के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। जो हसदेव रामपुर बेसिन है, बेसिन होता क्या एक्चुअल में आपको ये बताते चलूँ कि आप पहले नदी अपवाह तंत्र, अगर आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी जो नदी होती है मुख्य नदी, उस पर जो अन्य छोटी छोटी नदियाँ नाले आकर मिलते जाते हैं, तो वो एक नदी अपवाह तंत्र का रूप लेते हैं, क्योंकि ये अन्य छोटी नदियों का जो जल है इस मुख्य नदी में आकर मिलती जाती है और ये सभी का जल लेकर समुद्र की ओर बढ़ती है। तो ये आपके अपवाह तंत्र में आता है। और इस अपवाह तंत्र के कारण जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है या जिस भी क्षेत्र का निर्माण होता है वो आपका बेसिन कहलाता है। तो ये जो हसदेव रामपुर बेसिन है वो हसदेव नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, यही बताया जा रहा है। ठीक, फिर ये था आपका हसदेव रामपुर बेसिन। मुख्य इसमें हसदेव नदी है, उसी के द्वारा इसका निर्माण होता है। सरगुजा बिलासपुर क्षेत्र में फैला हुआ है। राज्य की स्थिति के हिसाब इसका जो क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक है, और इसके उत्तर में देवगढ़, दक्षिण में छुरी की पहाड़ियाँ, दक्षिण में बोलता हूँ, आपके दक्षिण पूर्व में छुरी की पहाड़ियाँ हैं। उसके साथ ही कोरबा बेसिन भी लगा हुआ है। अगर आप उत्तर पूर्व की स्थिति देखते हैं तो वहाँ आपका सरगुजा बेसिन लगा हुआ है और दक्षिण पश्चिम की दिशा में पेंड्रा लोरमी का पठार है। तो ये आपका हसदेव रामपुर बेसिन था। आगे हम देखते हैं कुदुरगढ़ या सीता लेखनी की पहाड़ी। तो सीता लेखनी की पहाड़ी तो रामायण कालीन समय से इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस सीता लेखनी की पहाड़ी इस आधार पर कहा जाता है कि जब राम जी वनवास काल में थे तो उस समय इस क्षेत्र से गुजरते हुए माता सीता ने इन पत्थरों पर कुछ लिख दिया था। इस कारण से इसे सीता लेखनी का पहाड़ कहा जाता है। ठीक है, ये किंवदंती के अनुसार है।
स्थानीय नाम के अनुसार इसे सीता लेखनी की पहाड़ी कहा जाता है, लेकिन स्थिति में इसे बलनारे और इसकी स्थिति का या सीता लेखनी की पहाड़ी कहा जाता है, और अन्य रूप से इसे देखा जाए तो कुदुरगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, कुदुरगढ़ की पहाड़ी। अब इसकी स्थिति कहाँ है तो बलनारे ग्राम या सूरजपुर में है। बलनारे ग्राम सूरजपुर में है। बलनारे ग्राम सूरजपुर में है कुदुरगढ़ या सीता लेखनी की पहाड़ी। अब इसमें एक मंदिर भी है जिसे बागेश्वरी मंदिर या कुदुरगढ़ी मंदिर कहा जाता है। बागेश्वरी मंदिर या कुदरगढ़ी मंदिर भी कहा जाता है। बागेश्वरी मंदिर या कुदरगढ़ी मंदिर। ठीक है, कुदरगढ़ी मंदिर क्यों? क्योंकि कुदरगढ़ के पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए उसे कुदरगढ़ी मंदिर भी कह दिया जाता है। और यहाँ पर प्रति वर्ष रामनवमी के अवसर पर मेले का आयोजन होता है। प्रतिवर्ष रामनवमी के मेले पर मेले का आयोजन होता है, उसे कुदरगढ़ का मेला कहते हैं। कुदरगढ़ पहाड़ी है, मंदिर कुदरगढ़ी मंदिर, और वहाँ जो मेला होगा वो भी कुदरगढ़ का मेला कहलाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में यहाँ से 4 शैलाश्रय प्राप्त हुए। वर्तमान में जो सीता लेखनी की पहाड़ी है या कुदरगढ़ की पहाड़ी है, वहाँ से 4 शैलाश्रय प्राप्त हैं। 4 शैलाश्रय। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। कहाँ है तो सूरजपुर में, ये मुख्य बात है इसमें। कुदरगढ़ी या बागेश्वरी मंदिर है जहाँ कुदरगढ़ का मेला लगता है, ठीक, रामनवमी के अवसर पर, ये मुख्य था। फिर अगला देखते हैं कैमूर पर्वत श्रृंखला। तो जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है वो आप देखेंगे कि ये जो है आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही भाग माना जाता है। जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है वो आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग माना जाता है। अब हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति देखेंगे भारत के अकॉर्डिंग तो कुछ इस प्रकार है, और यहाँ से एक विंध्याचल पर्वत की श्रेणी चलती है, और उसके थोड़े नीचे से सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी चलती है, और इनके बीच में एक नदी बहती, नर्मदा नदी। तो ये जो विंध्याचल पर्वत जो आगे बढ़ती है जिसकी श्रेणी, उसका कुछ भाग हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है, हमारे छत्तीसगढ़ में, और ये कुछ कहीं कहीं पर से टूटी फूटी है, तो ये इसका विच्छेद हो गया, आप ये मान सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो साक्ष्य हैं, यहाँ जो सेल जिस प्रकार के मिलते हैं या जिस क्रम के मिलते हैं वो विंध्याचल पर्वत के समान ही है, इसलिए कैमूर पर्वत को हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही भाग कहते हैं। ठीक है, कैमूर पर्वत श्रृंखला को विंध्याचल श्रेणी का भाग कहते हैं। अब इसकी स्थिति कहाँ है कैमूर पर्वत श्रृंखला की? अभी कैमूर पर्वत श्रृंखला क्यों पड़ रही है? क्योंकि बघेलखंड के पठारी क्षेत्र में पड़ती है, क्योंकि ये आपके कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर वाले क्षेत्र में पड़ती है, और यहाँ से एक प्रमुख नदी आपकी हसदेव नदी बहती है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये देवगढ़ की पहाड़ी की श्रृंखला में आपका कैमूर पर्वत श्रृंखला भी आता है। तो कोरिया एमसीबी में इसका विस्तार है। ठीक है, और विंध्याचल श्रेणी का ही ये भाग है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर आगे देखेंगे तो हम देखते हैं रामगढ़ की पहाड़ी। ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है वो सरगुजा में स्थित है, और इसे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग कहते हैं। मैंने अभी बताया एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी और एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है उसके कुछ भाग जो हैं, या फिर यहाँ के जो सेल आकृतियाँ हैं, जो सेल हैं, वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के सेलों के समान ही हैं, इसलिए इसे सतपुड़ा पर्वत का भाग कहा जाता है। गुफा, तो यहाँ कुछ मुख्य रूप से 3 गुफा स्थित है। कहाँ? रामगढ़ की पहाड़ी पर। अभी जब हम हसदेवरामपुर बेसिन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था, हसदेवरामपुर बेसिन, सरगुजा बेसिन जो पढ़ रहे थे, सरगुजा बेसिन में, उसमें हमने देखा था कि उस क्षेत्र में आपकी रामगढ़ की पहाड़ी पड़ती है, जहाँ पर सबसे प्राचीन नाट्यशाला स्थित है। तो इसी के बारे में बता रहा था मैं। अभी हम इसे यहाँ डिस्कस करते हैं बहुत डीप से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके विशेष ध्यान देना है। रामगढ़ की पहाड़ी स्थिति सरगुजा में है, सतपुड़ा का ही इसे भाग माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 गुफाएं हैं, एक सीता बेंगरा, जोगीमारा और लक्ष्मण बेंगरा। सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगीमारा। इसके साथ में एक अन्य गुफा भी है, हाथीखोल गुफा करके, वो भी आपको ध्यान में रखना है, हाथीखोल गुफा। ठीक, अभी इन सभी गुफाओं के खोजकर्ता कौन थे? तो इनके खोजकर्ता थे कर्नल औसले। इसकी खोज 1848 में किया था। 1848 में कर्नल औसले ने इनकी खोज किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 1848 कर्नल औसले द्वारा। फिर जर्मन डी ब्लॉन्स ने इसे 1904 या 1904-05 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में प्रकाशित किया था। इन जो गुफाओं की खोज की थी कर्नल औसले ने, उनके बारे में अब जो प्रकाशित हुआ कि ऐसी गुफाएं स्थित हैं हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, वो किसने किया? तो एक जर्मन थे डी ब्लॉन्स, जो कि पुरातत्ववेत्ता रहे होंगे, उन्होंने 1904-05 में आर्कियोलॉजिकल
सर्वे की रिपोर्ट में इसे प्रकाशित किया था। कहाँ? आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में। कब? 1904-5 में, डी ब्लॉन्स में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि इसमें मैंने सरगुजा बेसिन वाले में आपको बताया था कि रामगढ़ की पहाड़ी पर विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। वो कहाँ है? तो आपके सीता बेंगरा की गुफा में स्थित है। सीता बेंगरा की गुफा में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। न कि भारत की, न ही छत्तीसगढ़ की, न ही एशिया की, पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा की गुफा में स्थित है, जो कि रामगढ़ की पहाड़ी पर है। और इसे सरगुजा का अजंता गुफा भी कहते हैं। किसे? सीता बेंगरा की गुफा को अजंता गुफा कहा जाता है, सरगुजा का, या छत्तीसगढ़ का भी कह सकते हैं, अजंता गुफा कहा जाता है। यहाँ आषाढ़ माह में सांस्कृतिक कार्य का आयोजन किया जाता है, कार्यक्रम का आयोजक किया जाता है। आषाढ़ माह में किया जाता था सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। ये इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो कालिदास की मेघदूतम में इसका उल्लेख मिलता है। कालिदास हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ जब आए थे तो उन्होंने सरगुजा की पहाड़ियों पर, इन्हीं पहाड़ियों पर बैठकर मेघदूतम की रचना की थी, जहाँ इन्होंने बताया है कि आषाढ़ माह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता था। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर आपको पता हो कि कालिदास कौन से वंश के समय हमारे छत्तीसगढ़ में आए हुए थे और उस समय यहाँ का शासक कौन था। इसके आगे हम, ये जब चैप्टर कंप्लीट होगा उसके आगे हम हिस्ट्री की सीरीज़ चालू करने वाले हैं। तो अगर आपको किसी को पता हो तो इसका ज़रूर आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। नाट्यशास्त्र की कहाँ? सीता बेंगरा की गुफा में। इसे प्राचीनतम नाट्यशाला भी बोला जाता है। और यहीं पर जो भरत मुनि थे उन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की थी 200 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर जोगीमारा की गुफा, जो जोगीमारा की गुफा है वहाँ मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे मौर्यकालीन गुफा कहा जाता है। मौर्यकालीन साक्ष्य कैसे? तो वहाँ जो मौर्य वंश के जो सम्राट थे, सम्राट अशोक, उनके कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से? जोगीमारा की गुफा से। जोगीमारा की गुफा से अशोक के काल के कुछ साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए इसे मौर्यकालीन गुफा कहा जाता है। यह गुफा सीता बेंगरा से जस्ट सटी हुई है। सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफा आपस में सटी हुई है, ये बताया गया है। यहाँ नर्तक देवदत्त एवं शूर्पणखा की प्रेम गाथा का वर्णन भी मिलता है। नर्तक देवदत्त और शूर्पणखा की प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। तो ऐसा कहा जाता है कि दो बहुत ही सकुशल नर्तक थे, एक देवदत्त और एक शूर्पणखा, इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध था। तो किसी वर्ष वियोग के कारण देवदत्त ने इसी गुफा में जाकर शूर्पणखा और अपने प्रेम की गाथा का क्या बोलना चाहिए कि प्रतीकात्मक चित्रण किया हुआ है देवदत्त ने। और कहीं कहीं पर प्रतीकात्मक मिलता है और कहीं कहीं पर अगर इसे देखा जाए तो बोला जाता है कि ये पाली भाषा में लिखी गई है जिसकी लिपि ब्राह्मी है। पाली भाषा में लिखी गई है जिसकी लिपि ब्राह्मी है। तो ये भी इनकी प्रेम गाथाओं के वर्णन के बारे में कहा जाता है। तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है, चित्रात्मक वर्णन भी और इनका वर्णन का भाषा पाली रहा है जिसकी लिपि ब्राह्मी थी। ये दोनों आपको याद रखना है। अगर लिपि ब्राह्मी या फिर भाषा पाली ये ना दिया जाए तो चित्रात्मक वर्णन आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसी गुफा में, जोगीमारा की गुफा में ही वरुण देव का मंदिर भी स्थित है। तो इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना कि मौर्यकालीन गुफा है। यहाँ देवदत्त और शूर्पणखा की प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, वर्णन चित्रात्मक मिलता है या फिर इसकी शैली आप देखेंगे तो पाली भाषा और लिपि ब्राह्मी थी, ये देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक और भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ वरुण देव का मंदिर भी मिलता है। कहाँ? जोगीमारा की गुफा में। फिर लक्ष्मण बेंगरा देखें तो यह जोगीमारा गुफा के समकक्ष स्थित है। इतना ही है इसमें कि जोगीमारा गुफा के समकक्ष स्थित है। और एक अन्य गुफा का मैंने आपको नाम बताया था, हाथीपोल की गुफा। हाथीपोल की गुफा, इस गुफा में एक विशाल सुरंग स्थित है। हाथीपोल की गुफा में एक विशाल सुरंग है जहाँ हाथी आसानी से आ जा सकते हैं, गुजर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। इसी कारण से इसे हाथीपोल की गुफा कहा जाता है। हाथी आराम से आ जा सक रहा है, इतना बड़ा अगर सुरंग है तो जाहिर सी बात है उनका नाम भी उसी के अनुसार होगा, इसलिए हाथीपोल की गुफा इसका नामकरण कर दिया गया है। अभी इस गुफा के अंदर में एक कुंड है जिसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। जैसे जोगीमारा की गुफा के अंदर वरुण देव का मंदिर है, उसी प्रकार हाथीपोल की गुफा के अंदर एक कुंड है जिसे सीता कुंड के नाम से जानते हैं। तो ये मुख्य बातें थी आपके रामगढ़ की पहाड़ी से संबंधित।
और ये आपके पूर्वी बघेलखंड के पठार के क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए हमें इसे पढ़ना था। और ये किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें या फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर आपको इस क्लास में किसी भी प्रकार के डाउट आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें तैयारी करना हो या जो तैयारी कर रहे हों उन्हें इसका लाभ पहुंच पाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे के लिए अगला जो क्लास रहेगा उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।